हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था? हमने परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करना सीखा था। वहां पर हमने सीखा था कि कोई भी गिवन इम्प्योर सैंपल है, वो इम्प्योर सैंपल कितना परसेंट ऑफ अमाउंट में प्योर है, उसके अंदर जो सब्सटेंस है जो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, वो सब्सटेंस जो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, वो पर्टिकुलर सब्सटेंस कितना परसेंटेज अमाउंट में प्रेजेंट है, ये हमने कैलकुलेट करना सीखा था। उसके बाद देखो बेटा, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला याद कीजिए, क्या था बेटा? वो था कुछ इस तरह से, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस अपॉन, क्या था? मास ऑफ इम्प्योर सैंपल इनटू क्या करते थे बेटा? 100 करते थे। तो जब भी आप एक प्योर सब्सटेंस का मास एक गिवन इम्प्योर सैंपल के अंदर, एक गिवन इम्प्योर सैंपल के अंदर से अगर उसकी परसेंटेज प्योरिटी बतानी है, इस सैंपल की आपको परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करनी है, तो क्या करोगे? इस इम्प्योर सैंपल के अंदर जो आपके पास प्योर सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसका मास अपॉन इस इम्प्योर सैंपल का टोटल मास कर दो, इनटू क्या कर दो? 100 कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगी बेटा? परसेंटेज प्योरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ मेथड था परसेंटेज प्योरिटी को सॉल्व करने का। अच्छा, मैंने इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी दिया था आपको। चलिए वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आपने भी वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से ही। देखिए क्वेश्चन क्या था वो था कुछ इस तरह से, कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ प्योर, द मास ऑफ 75% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल which on heating gives 2.2 ग्राम CO2 गैस। ठीक है, CO2 गैस विथ 50% yield of reaction, 50% yield of the reaction। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। तो यहां पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो, देखो बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट करते हो तो क्या मिलता है आपको? कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है अलोंग विथ CO2 गैस। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी आप हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस मिलेगा। चलिए हमें क्या बताना है? हमें यह कैलकुलेट करना है कि एक सैंपल आपके पास है, इम्प्योर सैंपल, उस इम्प्योर सैंपल के अंदर आपके पास प्योर कैल्शियम कार्बोनेट भी है और कुछ इंप्योरिटीज भी है। ठीक है, तो उस इम्प्योर सैंपल का क्या बताना आपको? वेट बताना है। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट ये करना है, ये तो पता चल गया हमें। हमें बोला है कैलकुलेट द मास ऑफ 75% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल, मतलब कि वो सैंपल जिसके अंदर 75% क्या प्रेजेंट है? प्योर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, उस सैंपल का आपको मास बताना है। ठीक है, चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना होगा। तो देखो बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया आपने, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस मिला। CO2 गैस कितना अमाउंट मिला? तो 2.2 ग्राम मिला। कितना मिला? 2.2 ग्राम मिला आपको CO2 गैस। चलो रिएक्शन आपकी बैलेंस है वो भी चेक लेना। ठीक है, तो 2.2 ग्राम इसका वेट है। अगर वेट अपॉन मोलर मास कर दूं मैं अगर वेट अपॉन मोलर मास कर दूं, बताओ क्या मुझे CO2 गैस के मोल्स मिल जाएंगे? सही है, वेट अपॉन मोलर मास करूंगा तो CO2 गैस के मोल्स मिल जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे मोल्स? ये हो जाएंगे 0.05 मोल। कितना हो जाएगा आपके पास? 0.05 मोल हो जाएगा। क्या CO2 गैस के मोल प्रेजेंट मिल गए? देखो 1 मोल कैल्शियम कार्बन की हीट करोगे तो 1 मोल CO2 गैस मिलेगी। मतलब कि अगर आपको 0.05 मोल CO2 गैस चाहिए तो उसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट भी कितना होना चाहिए था? 0.05 मोल होना चाहिए था। कब? जब रिएक्शन की यील्ड क्या होती? जब रिएक्शन की यील्ड होती 100%, जब रिएक्शन की यील्ड होती 100%, तब 0.05 मोल CO2 गैस को ऑब्टेन करने के लिए 0.05 मोल कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए था, जब रिएक्शन की यील्ड 100% थी। लेकिन रिएक्शन की यील्ड कितनी है? तो ध्यान से देखो, रिएक्शन की यील्ड बोला है उसने कितनी है? 50% है। अगर रिएक्शन की यील्ड 50% है
रिएक्शन की यील्ड 50% है, तो बताओ प्रोडक्ट का अमाउंट अपन रिएक्शन की यील्ड से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, रिएक्शन का अमाउंट मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 50 ना, 100 गया, 5 10 0.1 मोल, कितना हो गया, 0.1 मोल हो गया। ठीक है, मतलब कि 0.1 मोल आपके पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो बताओ इसका वेट कितना हुआ, अगर मैं मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इंटू मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कर दूं, मैं मोल इंटू मोलर मास कर दूं, तो बताओ मुझे क्या मिलेगा, क्या कैल्शियम कार्बोनेट का वेट मिल जाएगा ना, सही है। तो कितना हो जाएगा, मोल से 0.1, मोलर मास कितना बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है 100, तो बताओ वेट कितना हो गया इसका, 10 ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास प्रेजेंट है। क्या यहां तक बात समझ में आती है, 10 ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास होगा, तब हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, 2.2 ग्राम CO2 गैस प्रोड्यूस हो गई विथ 50% यील्ड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, देखो क्या किया, वापस समझते हैं। हमने रिएक्शन लिखी, रिएक्शन में हमने ये चेक कर लिया कि CO2 के मोल्स कितने हैं, CO2 के मोल्स है 0.05। अगर अगर 1 मोल से रिएक्शन की शकल देखो, देखो स्टोइकियोमेट्री क्या बोलती है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हो तो 1 मोल CO2 गैस ऑब्टेन होती है। तो 0.05 मोल CO2 गैस अगर आपको ऑब्टेन करनी है तो इसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट भी कितना चाहिए था, 0.05 चाहिए था। कब, जब रिएक्शन की यील्ड होती है 100%, लेकिन रिएक्शन की यील्ड कितनी है, 50%। तो यील्ड ऑफ द रिएक्शन को क्या करोगे आप, प्रोडक्ट के अमाउंट के अंदर डिवाइड कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिएक्शन का सॉरी रिएक्टेंट का अमाउंट मिल जाएगा। तो 0.1 मोल क्या आ गया, रिएक्टेंट के मोल्स आ गए, रिएक्टेंट के मोल आ गए, रिएक्टेंट के मोल इंटू रिएक्टेंट का मोलर मास क्या हो जाएगा, उसका वेट आ गया, क्या आ गया आपके पास, उसका वेट आ गया। तो अब देखो आपके पास जो भी सैंपल है x ग्राम, उसका 75% कौन है आपके पास, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है। जो भी सैंपल है x ग्राम, उसका 75% कौन है आपके पास, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है। बताओ कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना है, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना है, तो दिख रहा हमें 10 ग्राम। मतलब कि इस सैंपल के x का 75% किसके इक्वल है, 10 ग्राम के इक्वल है ना। बस इसे सॉल्व कर लो तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 10 इंटू 100 अपॉन 75, तो ये हो जाएगा 25 3 4 40 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 13.33 ग्राम, कितना हो जाएगा 13.33 ग्राम। तो मतलब कि जो भी आपका सैंपल है उस इम्प्योर सैंपल का वेट कितना है, 13.33 ग्राम। आई होप समझ में आ गया होगा ये न्यूमेरिकल। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो देखो एक और अच्छा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं परसेंटेज प्योरिटी पे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ 90% प्योर सोडियम सल्फेट can be produced by 250 gram of 95% pure NaCl। चलिए तो स्टार्ट करें क्वेश्चन को, एक बार वापस रीड कर लीजिए क्वेश्चन को, और वीडियो को पॉज करके आप खुद एक बार ट्राई भी कर सकते हो, उसके बाद आप सॉल्यूशन चेक कर लेना। ठीक है, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। देखो हमें क्या बोला है, how many grams of 90% pure sodium sulfate can be produced by 250 ग्राम of 95% NaCl। ठीक है, मतलब कि ये जो सोडियम सल्फेट प्रोड्यूस हो रहा है ये कितना 90% प्योर है किसी और सैंपल का, ठीक है, किसी और सैंपल का 90% प्योर है, और उस सैंपल का आपको क्या बताना है, वेट बताना है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन टाइप आपने अभी तक देखा नहीं है, ये समझ लीजिए कि इसका थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा अभी टिपिकल होने वाला आपके लिए, लेकिन इसको समझते जाए मेरे साथ साथ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो हम बात करते हैं इसकी, पहले तो NaCl की। NaCl से बोला ना कि NaCl से प्रोड्यूस करना है। देखो NaCl की रिएक्शन करा लो आप, हमें क्या प्रोड्यूस करना है, Na2SO4, मतलब कि एक ऐसा सोल्ट लेंगे जिसमें सल्फेट होना चाहिए, तो ले लेते हैं हम K2SO4 ले लेते हैं। चलो क्या ले लेते हैं, K2SO4। तो जब NaCl की रिएक्शन K2SO4 के साथ होता है होगी तो क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस क्या बच गया, KCl, क्या बच गया, KCl। ठीक है,
तो रिएक्शन को बैलेंस कर लो, ये 2 हो जाएगा, सोडियम 2, ये 2। ठीक है, रिएक्शन आपके देख लेना बैलेंस है। ठीक है, अब देखो, अब क्या बोला उसने, इसकी स्टोइकियोमेट्री देख लो आप मेन, इसकी स्टोइकियोमेट्री 2, इसकी है 1। सोडियम क्लोराइड की स्टोइकियोमेट्री 2 है, सोडियम सल्फेट की स्टोइकियोमेट्री 1 है। इसकी जगह आप H2SO4 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, बस स्टोइकियोमेट्री का रेशियो यही रहेगा इनका। चलो, अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि 95% 250 ग्राम ऑफ 95% प्योर NaCl आपके पास। ठीक है, 250 ग्राम का 95% है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका वेट कैलकुलेट कर लो NaCl का। तो वेट ऑफ NaCl, वेट ऑफ NaCl बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 ग्राम का 95%, 250 ग्राम का 95%, यही होगा ना। चलो कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा 10, 950 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा 475.2। कितना आ गया वेट, 475.2। इसको यहीं तक लिख दो, इससे ज्यादा सॉल्व मत करो, इतना ग्राम हो गया। ठीक है, 475.2 ग्राम आपके पास NaCl है। चलो अब देखो, बताओ यहां पर NaCl का मोलर मास कितना होता है, 58.5 ग्राम पर मोल होता है। कितने मोल से 2, तो टोटल वेट कितना हो गया, ये 117 ग्राम हो गया। कितना हो गया, 117 ग्राम हो गया। इसके 2 मोल से ये 1 मोल बन रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहां पर पास वेट है तो वेट के अकॉर्डिंग चलते हैं। बताओ 117 ग्राम से सोडियम सल्फेट कितना बनता है, तो ये हो जाएगा, इसका वेट कैलकुलेट कर लो, 46 प्लस 32 प्लस 64, 142 ग्राम। कितना आ गया, 142 ग्राम। मतलब कि इसके 117 ग्राम से ये कितना बन रहा है, 142 ग्राम बन रहा है। तो बताओ इसके 1 ग्राम से सोडियम क्लोराइड के 1 ग्राम से सोडियम सल्फेट कितना मिलेगा, 142 डिवाइड बाई 117 ग्राम, इतना मिलना चाहिए। तो बताओ इस सोडियम क्लोराइड के इतने ग्राम से, सोडियम क्लोराइड के कितने, इतने ग्राम से, देखो 117 ग्राम से इतना मिल रहा है, तो 1 ग्राम से कितना मिल रहा है, दिस। तो इतने ग्राम से ये कितना मिलेगा बेटा, 142 डिवाइडेड बाई 117 इंटू 475 डिवाइडेड बाई 2 ग्राम आपको सोडियम सल्फेट मिलेगा। क्या यहां तक बात समझ में आती है। देखो क्या क्या हमने यूनिटरी मेथड लगाया, सिंपल सा, इसके इतने मास से सोडियम क्लोराइड के 117 ग्राम से ये मिल रहा है 142 ग्राम। तो इसके 1 ग्राम से कितना मिलेगा, 142 डिवाइडेड बाई 117। तो इसके दिस गिवन ऑफ मास से ये कितना मिलेगा, तो कुछ ये मिलेगा। सही है, तो हमें यहां तक अभी तक क्लियर हो गया कि सोडियम सल्फेट का वेट कितना मिलना चाहिए हमें, इतना मिलना चाहिए। ठीक है, अब ये जो वेट है ना, ये वेट, ये क्या है, देखो ये वेट है किसी सैंपल के। देखो ये क्या बोला है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ 90% प्योर सोडियम सल्फेट, मतलब कि ये जो वेट है ये किसी सैंपल के x ग्राम का क्या है, 90% है। क्या है, 90% है। ठीक है, तो ये जो पूरा मास है ना, ये किसी x ग्राम का 90% है, किसी सैंपल का 90% के मास के इक्वल है। तो बताओ अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहां से, तो क्या हो जाएगा, 142 डिवाइड बाई 117 इंटू 475 बाई 2 इंटू 1/0.9। बस इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास उस इम्प्योर सैंपल का वेट आ जाएगा, उस इम्प्योर सैंपल के x ग्राम का वेट आ जाएगा जिसके अंदर 90% प्योर क्या है आपके पास, सोडियम सल्फेट है। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है। तो हियर इज योर आंसर, इस x को कैलकुलेट करना है वो आपका काम है। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल बहुत अच्छा था। इवन ये न्यूमेरिकल अगर मैं बोल दूं आपको, तो ये टफेस्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल बनता है इसी कंसेप्ट के ऊपर, परसेंटेज प्योरिटी के ऊपर। अगर टफेस्ट से टफेस्ट न्यूमेरिकल बन सकता है तो वो यही है। क्या क्या वापिस समझते हैं एक बार ध्यान से देखना। हमने रिएक्शन चेक कर ली, रिएक्शन हमने ये बता दिया कि इसका टोटल वेट कितना हमें ऑब्टेन होने वाला है। ये जो भी वेट है ना, ये किसी सैंपल के x ग्राम का क्या है, 90% है, क्योंकि ये वेट किसका है, ये वेट है Na2SO4 का। मतलब कि किसी सैंपल के x ग्राम का जो 90% है वो प्योर सोडियम सल्फेट के इक्वल है। इसी सैंपल का x ग्राम बता ना, तो x का क्या निकाल दो, 90% निकाल दिया। इस x का हमने क्या निकाल लिया, 90%। इस x का जो भी 90% है वो क्या है, वो प्योर सोडियम सल्फेट के इक्वल है। तो वो प्योर सोडियम सल्फेट के वेट के इक्वल है। तो बस हमने यहां से x कैलकुलेट कर लिया और ये हमारा आंसर आ गया। चलिए
तो चलिए इसे नोट कीजिए आप, फिर हम आज का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वहां पर हमें सीखना है मिक्सचर एनालिसिस। तो इसे एक बार नोट कीजिए, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो देखो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिक्सचर एनालिसिस। देखो इसमें हमें क्या सीखना है, हमें यह सीखना है कि हमारे पास एक गिवन मिक्सचर होगा, उस मिक्सचर के अंदर कुछ रिएक्शंस होती है, उस रिएक्शन से कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, तो उस प्रोडक्ट का अमाउंट कितने कंपोजिशन में मिलेगा, कितना प्योरिटी में मिलेगा, उन सबको चेक करना है। मतलब कि इस बार हमारे पास एक पर्टिकुलर एक सैंपल ना होके एक सैंपल के अंदर एक मिक्सचर ऑफ सैंपल प्रेजेंट होगा, एक कंपाउंड ना होके मिक्सचर ऑफ कंपाउंड आपके पास प्रेजेंट होंगे। उस मिक्सचर ऑफ कंपाउंड में से आपको डाटा एनालिसिस करना है गिवन क्वेश्चन में से, और ये बताना होगा कि जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो कितने कंपोजिशन में मिल रहा है, ठीक है, उसका वेट परसेंट, उसकी वेट परसेंट प्योरिटी बता सकता है, या फिर परसेंटेज यील्ड हमसे पूछ सकता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मिक्सचर एनालिसिस से। देखिए इसको ध्यान से, मिक्सचर एनालिसिस समझने से पहले इसके लिए हम कुछ रिएक्शन हमें पता होनी चाहिए। रिएक्शन मतलब कि समझ लो कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। सिंपल सा कंसेप्ट है, तो देखो मेरे साथ ध्यान, क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि एल्कली मेटल्स क्या होती है बेटा। एल्कली मेटल्स की बात करते हैं हम, तो इसके एग्जांपल क्या होता है बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, ठीक है, ये सारी क्या होती है बेटा, एल्कली मेटल्स होती है। तो हमेशा याद रखना बेटा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखना, ऑल एल्कली मेटल्स कार्बोनेट, ऑल एल्कली मेटल carbonates are thermally stable। जितने भी एल्कली मेटल कार्बोनेट होते हैं वो क्या होते हैं, थर्मली स्टेबल होते हैं, which do not decompose on heating। ये जो एल्कली मेटल कार्बोनेट होते हैं ये डिकम्पोज नहीं होते हैं एक्सेप्ट Li2CO3, लिथियम कार्बोनेट, ठीक है। इसके अलावा, इस लिथियम कार्बोनेट के अलावा जितने भी एल्कली मेटल कार्बोनेट है वो सारे क्या होते हैं, वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, वो थर्मली क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। देखो जब भी आप लिथियम कार्बोनेट को हीट करोगे, जब भी आप लिथियम कार्बोनेट सॉलिड को हीट करोगे तो आपको क्या देगा, ये लिथियम ऑक्साइड अलोंग विथ CO2 गैस आपको प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा जितने भी एल्कली मेटल कार्बोनेट्स है, मतलब कि एम कौन हो जाएगा आपका, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, ये सारे, ठीक है, ये जितने भी मेटल कार्बोनेट्स है इन्हें जब आप हीट करोगे तो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, ये सारे एल्कली मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं, थर्मली स्टेबल होते हैं और ये इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं, ठीक है। तो एक बात समझ में आई। अब देखो इनकी बात देख ली, अब बात करते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स की। किसकी बात करते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। देखो तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होती है, देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है, ये सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो जब भी एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स को हीट करते हो, ध्यान से सुनना, एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स को हीट करते हो, बेरियम कार्बोनेट है या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट है Mg2CO3, ठीक है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, Ca2CO3, सॉरी CaCO3, ओके, B2 सॉरी MgCO3 होगा ये, ठीक है। देखो तो जब भी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कार्बोनेट को हीट करोगे तो ये हीट करने पर ये डिकम्पोज होते हैं, ये डिकम्पोज होते हैं इनके रेस्पेक्टिव ऑक्साइड के अंदर, इनके रेस्पेक्टिव ऑक्साइड के अंदर ये क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट हीट करोगे कैल्शियम ऑक्साइड अलोंग विथ CO2 गैस प्रोड्यूस करेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट हीट करोगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड अलोंग विथ CO2 गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जितने भी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, ठीक है, ये तीनों बेसिकली मेनली ये तीन की बात कर रहे हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इन तीनों के कार्बोनेट थर्मली अनस्टेबल होते हैं। इनको हीट करने के बाद ये क्या होते हैं, ये डिकम्पोज होते हैं अपने रेस्पेक्टिव ऑक्साइड के अंदर और साथ में क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये CO2 गैस का
प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, एक बात क्लियर। इसके अलावा जो इसके नीचे आते हैं, कैल्शियम नीचे स्ट्रोंशियम है, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, थर्मली स्टेबल होते हैं। हमें बेसिकली यहाँ पर मेनली इन तीनों की ही बात करनी है, ये तीन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, देखो यहां तक क्लियर है क्या बात। अब देखो, अब जो सारे बाइकार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है, सारे बाइकार्बोनेट्स की बात करते हैं। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर मैं बात करता हूं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पर ये सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 गैस का प्रोडक्शन करता है। क्या करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब भी हीट करोगे तो क्या प्रोड्यूस करता है, ये सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 गैस प्रोड्यूस करता है। मतलब कि ये थर्मली अनस्टेबल होते हैं, ये डिकम्पोज होंगे। लेकिन जो भी मेटल कार्बोनेट्स है Na2CO3 को अगर आप फर्दर हीट करोगे तो ये डिकम्पोज नहीं होगा। इसको आप कितना भी हीट करो, मतलब कि एल्कली मेटल्स को आप कितना भी स्ट्रॉन्ग हीट करो, ये मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, लेकिन ये कभी भी डिकम्पोज नहीं होंगे। ठीक है, एक चीज क्लियर होती ना। चलो अब और चीज देखो, यहां पर ध्यान रखना, एक नोट है आपके लिए। आपके पास क्या होता है, जो भी मिक्सचर गिवन होगा, मतलब कि क्वेश्चन जो गिवन होगा, कहानी जो सुनाई जाएगी, उस कहानी में ये बोल देंगे कि यहां पर कुछ अमाउंट का लॉस हुआ है, कुछ लॉस ऑफ मास का, सॉरी, कुछ मास का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो जो मास का लॉस होता है वो किसकी वजह से होता है, तो देखो, एनी लॉस इन मास, एनी लॉस इन मास ड्यूरिंग अ रिएक्शन, any loss in mass during a reaction is due to evolution of gas, evolution of gas। आपके पास जो भी मिक्सचर है, ठीक है, उसको आपने हीट किया, हीट करने पर उसके अंदर कुछ मास का लॉस हो रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है, उसका रीजन क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये जो गैसेस है, जैसे वाटर है, ये भी गैस की फॉर्म में हो जाएगी, ठीक है, CO2 भी गैस की फॉर्म में होती है। तो ये गैसेस क्या होती है बेटा, इवोल्यूशन हो जाती है। देखे, ये कंटेनर आपके पास, ठीक है, इस कंटेनर में मैंने एक कंटेनर ले लेते हैं। इस कंटेनर को आप हीट कर रहे हो, ठीक है, हीट कर रहे हो, यहां पर आपने मिक्सचर ले लिया, आपने सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया। क्या ले लिया आपने, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इस कंटेनर को यहां पर आपने वेट मशीन लगा रखी है, और वेट मशीन में इसका वेट है आ रहा अभी 10 ग्राम आ रहा है। ठीक है, वेट मशीन में कितना वेट आ रहा है इसका, 10 ग्राम आ रहा है। अब देखो, जब आपने सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया, तो ये किसमें डिकम्पोज होगा बेटा, ये डिकम्पोज होगा सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O गैस प्लस CO2 गैस। अब कंटेनर तो क्या होता है बेटा, ओपन होगा ना, तो ये H2O गैस और CO2 गैस क्या होगी, यहां से इवोल्यूशन हो जाएगी इनका, यहां से क्या हो जाएगा, ये यहां से बाहर चले जाएगी एटमॉस्फेयर में। तो ये आ गई आपकी H2O और ये आ गई आपकी CO2। इनको तो क्या होता है, इनके गैस है, तो गैस के क्या होंगे बेटा, पंख होंगे। तो ये पंख लगा के क्या हो गई, ये तो उड़ गई, निकल गई। बचा कौन, तो ओनली सोडियम कार्बोनेट बचा। तो देखो, आप जब भी मिक्सचर को हीट करोगे, इस मिक्सचर का वेट कितना आ रहा था, 10 ग्राम आ रहा था। कितना आ रहा था, 10 ग्राम। लेकिन आपने हीट करना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, गैस का इवोल्यूशन हुआ। गैस का इवोल्यूशन हुआ तो बताओ यहां पर क्या होगा, हाँ यहां पर क्या होगा, यहां पर रीडिंग क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। मान लो कि रीडिंग डिक्रीज होके हो गई 6 ग्राम, 10 से कितनी हो गई, 6 ग्राम। मतलब कि 4 ग्राम गैसेस का क्या हुआ है, 4 ग्राम मास का क्या हुआ है, आपका लॉस हुआ है। वो लॉस क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस की वजह से वो 4 ग्राम मास में आपका क्या हुआ है, लॉस हुआ है। क्या ये कंसेप्ट समझ में आता है ना। जो भी आपके मास का लॉस होगा किसकी वजह से होगा, गैसेस की वजह से ही होगा। एंड एक और बात, जो भी यहां पर इसको कब तक हीट करोगे, आप इसे कांस्टेंट हीट करोगे। मिक्सचर हीटेड एट कांस्टेंट वेट। मिक्सचर को आप तब तक हीट करोगे जब तक इसका वेट कांस्टेंट नहीं हो जाता। वेट कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, सारी गैसेस, जितनी भी गैसेस थी सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर, वो सारी क्या हो चुकी है, यहां से रिमूव हो चुकी है। अब कोई भी गैस नहीं है यहां से एस्केप होने के लिए। ओनली क्या प्रेजेंट है आपके पास, Na2CO3 का एक सॉलिड सब्सटेंस गिवन है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, रेसिड्यू बच गया है। ठीक है, तो इसके तो पंख होते नहीं सॉलिड के, तो ये तो बच जाएगा। तो इसका ये आपका 6 ग्राम मास आ गया। एक और बात,
रिएक्शन को जब हीट करते हो, रिएक्शन में जब रिएक्टेंट को हीट करते हो, तो हीट करने के बाद लास्ट में जो बच जाता है उसे क्या बोलते हो आप? रेसिड्यू बोलते हो। क्या बोलते हो? रेसिड्यू। जैसे कि आपने सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया और क्या बच गया लास्ट में? सोडियम कार्बोनेट बच गया आपका, ठीक है। या फिर ये बात करते हैं हम, इस तरह से बोलते हैं, आपने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, आपने क्या लिया? कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिया, चलो ये बोलते हैं कि हमने लिया कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसको जब हमने हीट किया तो ये डीकंपोज हुआ CaCO3 के अंदर। किसके अंदर? CaCO3 के अंदर, अलोंग विथ वाटर। इस CaCO3 को, कैल्शियम कार्बोनेट को फर्दर आपने हीट किया तो ये डीकंपोज हो गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस के अंदर डीकंपोज हो गया। तो रिएक्शन की एंडिंग में जो पीछे बच जाता है, जो पीछे सॉलिड सब्सटेंस बच जाता है, उस सॉलिड सब्सटेंस को क्या बोलते हो आप बेटा? उसे बोलते हो रेसिड्यू। क्या बोलते हो? रेसिड्यू। टर्म याद रखना, ये टर्म पूछा जाएगा, क्वेश्चन में गिवन होगा ये टर्म, ठीक है, कि रेसिड्यू का वेट बताओ कि कितना रेसिड्यू अमाउंट में बचा है, ठीक है, पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना कि वो सॉलिड सब्सटेंस जो रिएक्शन में लास्ट में लेफ्ट रहता है, बच जाता है, उसे क्या बोलते हो आप? रेसिड्यू बोलते हो। क्या बोलते हो? रेसिड्यू बोलते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलो और चीज देखते हैं। अब जरूरी नहीं कि रेसिड्यू यही हो। अगर मैं इस कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ ले लूं सोडियम कार्बोनेट, क्या ले लूं मैं? सोडियम कार्बोनेट। तो जब इसको आपने हीट किया, इस पूरे मिक्सचर को आपने जब हीट किया, तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ एक और चीज क्या बच जाएगी? सोडियम कार्बोनेट भी बच जाएगी ना। क्यों? क्योंकि सोडियम कार्बोनेट हमने अभी पढ़ा है कि इसका कार्बोनेट क्या होते हैं? थर्मली स्टेबल होते हैं, इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो अब इस केस में जब आपके पास सोडियम कार्बोनेट भी है और कैल्शियम कार्बोनेट भी है, तो इस केस में ये दोनों मिलकर क्या बना रहे होंगे? आपका रेसिड्यू बना रहे होंगे। क्या बना रहे होंगे? आपका रेसिड्यू बना रहे होंगे। क्या यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है। जरूरी नहीं कि रेसिड्यू ओनली कैल्शियम कार्बोनेट ही हो, वो सारे सब्सटेंस, वो सारा सॉलिड मिक्सचर जो रिएक्शन में लास्ट में बच जाता है, सारे सॉलिड मिक्सचर को आप क्या बोलोगे? रेसिड्यू बोलोगे। तो चलो, आई होप मिक्सचर एनालिसिस का ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा कि यहां पर क्या सीखना है आपको। यहां पर ये बताना है हमें, मैं ये बताना चाहता हूं यहां पर आपको कि जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन गिवन होगा, वहां पर एक मिक्सचर का सैंपल गिवन होगा, उस मिक्सचर के अंदर दो कंपाउंड डिफरेंट प्रेजेंट होंगे, उनको आप थर्मली हीट कर रहे होंगे और कुछ वैल्यू गिवन होगी, उससे हमें कुछ प्रेडिक्शन करने हैं, कुछ कैलकुलेशन करनी है मिक्सचर एनालिसिस के ऊपर। तो देखो ऐसे तो सिंपल सी यही कंसेप्ट था जो अभी मुझे बताना था। अब इसके ऊपर और अच्छे से हम न्यूमेरिकल करते हैं, तो उससे आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो उसके लिए आपको मुझे जगह प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो पहले आप ये नोट कीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए सुनो, तो देखो न्यूमेरिकल क्या है। फर्स्ट 10 ग्राम मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट and sodium carbonate on heated gives CO2 gas which occupied 2.463 liter volume at 1 atm pressure and 300 Kelvin temperature. Calculate percentage composition of mixture. Percentage composition of magnesium carbonate. ठीक है, percentage composition of magnesium carbonate by mass. चलो स्टार्ट करें। देखो यहां पर मैंने लिख दिया कि मैग्नीशियम कार्बोनेट, अगर नहीं भी लिखो तो भी चल जाएगा। मैं यहां पे लिख सकता हूं कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर बाय मास, मैं ये भी लिख सकता हूं। मैंने मैग्नीशियम कार्बोनेट क्यों वहां से रफ कर दिया, तो समझना। देखो आपके पास जो भी मिक्सचर है, उस मिक्सचर में कौन कौन है बेटा? उस मिक्सचर में दो चीजें, एक तो है मैग्नीशियम कार्बोनेट और एक कौन है? सोडियम कार्बोनेट। क्या सोडियम कार्बोनेट डीकंपोज होगा?
नहीं होगा। कौन डिकम्पोज होगा? ओनली मैग्नीशियम कार्बोनेट ही डिकम्पोज हो सकता है। इसलिए मैंने यहां से मिक्सचर वर्ड लिखा, मैंने मैग्नीशियम कार्बोनेट को हटा दिया, क्योंकि मिक्सचर का मतलब क्लियर हो गया है कि हमें मैग्नीशियम कार्बोनेट का ही यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास कैलकुलेट करना है, क्योंकि वो ही तो है जो यहाँ पर डिकम्पोज हो सकता है। तो बस चलिए अब समझते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब आपने हीट किया, जब आपने मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट किया, हीट करने पे क्या होता है बेटा? हीट करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड अलोंग विथ CO2 गैस का प्रोडक्शन करेगा। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड अलोंग विथ CO2 गैस का ये प्रोडक्शन करेगा। चलो रिएक्शन बैलेंस है क्या? हाँ बैलेंस है। बताओ मुझे CO2 गैस कितना प्रोड्यूस हुआ है? CO2 गैस इतना प्रोड्यूस हुआ है कि उसने इस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया है इस प्रेशर पर और इस टेम्परेचर पर। तो मोल्स ऑफ CO2 गैस कैलकुलेट कर लूं मैं। बताओ PV इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? गैसेस के लिए इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। मुझे मोल्स ऑफ CO2 गैस कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा? वो PV अपॉन RT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? PV अपॉन RT। बताओ प्रेशर, प्रेशर कितना है? 1। वॉल्यूम कितना है? 2.463 लीटर अपॉन आर की वैल्यू हो जाएगी 0.0821 इंटू टेम्परेचर हो जाएगा 300 केल्विन। सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास मोल्स ऑफ CO2 कितना आ जाएगा बेटा? 24 पॉइंट सॉरी ये हो जाएगा 0.01 मोल। कितना हो जाएगा? 0.01 मोल। ठीक है, कितना हो जाएगा? 0.01 मोल। चलो क्या हमारे पास मोल्स ऑफ CO2 गैस आ गया? कितना आया है? 0.1 मोल। देखो इसके 0.1 मोल CO2 गैस के 0.1 मोल को ऑब्टेन करना है आपको। ठीक है, तो देखो लगाएं स्टोइकियोमेट्री मेथड। इसके 1 मोल से ये कितना फॉर्म होगा? 1 मोल। तो इसके 0.1 मोल से भी ये कितना फॉर्म मिलना चाहिए? 0.1 मोल मिलना चाहिए ना। मतलब मेरा ये है कि 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो 1 मोल CO2 गैस आपको ऑब्टेन होगी। तो अगर मुझे 0.1 मोल CO2 चाहिए तो उसके लिए मैग्नीशियम कार्बोनेट भी कितना होना चाहिए? 0.1 मोल होना चाहिए। यही तो होता है स्टोइकियोमेट्री मेथड। ठीक है, तो 0.1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट चाहिए आपको। बताओ मुझे 0.1 मोल अगर आपके पास है मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इनटू मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। अगर मोल इंटू मोलर मास कर दोगे तो क्या आपको वेट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट ऑब्टेन हो जाएगा? क्या आपको वेट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट ऑब्टेन हो जाएगा? ऑब्वियसली होगा। कितना हो जाएगा? 0.1 मोल इंटू मोलर मास कितना होता है इसका? 84। तो वेट कितना आ गया? 8.4 ग्राम। क्या आ गया? 8.4 ग्राम क्या आ गया आपके पास बेटा? मैग्नीशियम कार्बोनेट आया। क्या आया? अब समझना मैंने इसका वेट क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि मुझसे क्वेश्चन में पूछा है कि मुझे परसेंटेज कंपोजिशन बताओ बाय मास किसका? मैग्नीशियम कार्बोनेट का परसेंटेज वेट बताओ, यही पूछा ना। तो उसके लिए क्या चाहिए मुझे चाहिए वेट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट अपॉन वेट ऑफ टोटल सैंपल इंटू 100। अगर मेरे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट का वेट होगा और टोटल सैंपल का वेट होगा तभी तो मुझे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलेगा। तो देखो मैग्नीशियम कार्बोनेट का वेट कितना आ गया? 8.4 ग्राम। टोटल वेट ऑफ द सैंपल, सैंपल का टोटल वेट कितना है बेटा? 10 ग्राम है। कितना है? 10 ग्राम। इंटू क्या कर दो? 100 कर दो। सॉल्व कर लो। आपके पास परसेंटेज मास कंपोजिशन फॉर द मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना आ जाएगा? 84%। तो हियर इज द योर आंसर। समझ में आया कि क्वेश्चन? पक्का? देखो क्या किया हमने, वापस समझते हैं। देखो हमारे पास एक मिक्सचर गिवन था। मिक्सचर के अंदर दो चीजें थी, एक था मैग्नीशियम कार्बोनेट, एक था सोडियम कार्बोनेट। हमें पक्का पता है और मतलब क्लियर हमें कि सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होगा। कौन होगा डिकम्पोज? मैग्नीशियम कार्बोनेट। मतलब कि सारी बातें किसकी करनी है? हमें मैग्नीशियम कार्बोनेट की ही करनी है। ये तो क्या होगा? आपका रेसिड्यू रह जाएगा। अब देखो आपने जब मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट किया तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड अलोंग विथ CO2 गैस मिली। जो CO2 गैस आपको मिली है उसके मोल्स कितने हैं? तो उसके मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, वैल्यू हमारे पास गिवन थी, मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए। कितना है? 0.1 मोल आया। अगर मैं यहां पर देखूं रिएक्शन की शक्ल बोलती है कि 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट से 1 मोल CO2 गैस प्रोड्यूस होता है, तो 0.1 मोल अगर मुझे CO2 चाहिए तो उसके लिए मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना होना चाहिए था? 0.1 मोल होना चाहिए। बताओ अगर मेरे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोल आ गया तो उसका मैं मोल इंटू मोलर मास करके वेट कैलकुलेट कर सकता हूं। वेट मैंने कैलकुलेट कर लिया तो परसेंटेज कंपोजिशन फॉर मैग्नीशियम कार्बोनेट कैलकुलेट इजी आप कर लोगे, जो क्या हो जाएगा? वेट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट
अपॉन टोटल वेट ऑफ सैंपल इंटू 100। सॉल्व कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम और भी अच्छे टाइप के न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए सर, तो देखो एक और अच्छा न्यूमेरिकल है यहां पर आपके पास, देखिए डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ओके, वेट ऑफ मिक्सचर आपके पास गिवन है, जो आपने लिया है कितना है 2 ग्राम, और यहां पर लॉस इन वेट ऑन हीटिंग, मतलब कोई मिक्सचर को हीट करने पे जो लॉस हुआ है मास में वो कितना हुआ 0.11 ग्राम हुआ है। तो देखो आपके पास जो भी मिक्सचर है, यहां पर देखना ध्यान से बेटा, जो भी मिक्सचर है उसके अंदर कौन है, एक तो है सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, मतलब क्या हुआ वाटर यहां पर प्रेजेंट ही नहीं है, और एक है सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट। एक चीज तो क्लियर हो गई कि सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होता, तो इसको तो भूल जाओ आप, ये है कि नहीं है बात बराबर है। मिक्सचर का वेट कितना है बेटा, मिक्सचर का वेट जो आपने लिया है वो कितना है 2 ग्राम है, कितना है 2 ग्राम है, ठीक है। अब देखो सोडियम बाई कार्बोनेट को जब आपने हीट किया तो 0.11 ग्राम आपका मास का लॉस हुआ। तो देखो मुझे सोडियम बाई कार्बोनेट, इसे हीट करो बेटा, इसे हीट करने में क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट अलोंग विथ वाटर अलोंग विथ CO2, ठीक है। ये दोनों क्या है, गैसेस है, ठीक है। वाटर और ये क्या रहेगी CO2 गैस की फॉर्म में ऐसे इवोल्व हो गई। तो जो भी आपके मास का लॉस हो, देखो इसको बैलेंस कर लो, ये हो जाएगी 2 कार्बन 2 हो गए 6 हाँ, रिएक्शन बैलेंस आपकी, ठीक है। अब देखो जो भी आपका मास में लॉस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, इन दोनों की वजह से हुआ ना, मतलब कि इन दोनों का मिलाकर टोटल मास कितना है 0.11 ग्राम है, कितना है 0.11 ग्राम है। क्या यहां तक बात समझ में आती है, ठीक है। अब देखो क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर, मतलब कि इसका परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना है। मैं मान लेता हूं कि इस 2 ग्राम के अंदर, 2 ग्राम सैंपल के अंदर x ग्राम, क्या है मेरे पास, x ग्राम सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, क्या है मेरे पास, ये प्रेजेंट है x ग्राम, ठीक है। तब देखो यहां पर बात करते पहले, बताओ इसका वेट कितना हो जाएगा, इसका वेट हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा 84, 2 इंटू 84 ग्राम से, मतलब कि ये हो जाएगा समथिंग, हो जाएगा कितना हो जाएगा 168, 168 ग्राम सोडियम कार्बोनेट से आपके पास ये गैसेस कितनी मिलेगी। तो देखो इस गैसेस का वेट कितना हो जाएगा, 18 तो वाटर का और 44 उसका, कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 62 ग्राम, कितना हो जाएगा 62 ग्राम। अब ध्यान से देखना, इसके 168 ग्राम से ये 62 ग्राम गैसेस आपकी इवोल्व हो रही है, तो बताओ इसके 1 ग्राम से गैसेस कितनी इवोल्व होगी, 62 डिवाइडेड बाय 168 ग्राम गैसेस आपकी क्या होगी, इवोल्व होगी। तो मुझे ये बताओ कि मेरे पास जो सोडियम कार्बोनेट है वो कितना है x ग्राम, तो x ग्राम से ये कितनी इवोल्व होनी चाहिए थी, 62 डिवाइडेड बाय 168 इंटू एक्स ग्राम, इंटू एक्स ग्राम CO2 और H2 गैस मेरी इवोल्व होनी चाहिए थी। क्या यहां तक बात समझ में आती है। देखो हमने क्या किया, यूनिटरी मेथड लगाया, इसके सोडियम बाइकार्बोनेट का कितना वेट गिवन है हमारे पास, 168 ग्राम वेट गिवन है, इसके इतने ग्राम से गैसेस कितनी प्रोड्यूस हो रही है, 62 ग्राम प्रोड्यूस हो रही है। तो इसके 1 ग्राम से कितनी होगी 62 डिवाइड बाय 168, तो इसके x ग्राम से ये कितनी होगी 62 डिवाइडेड बाय 168 इंटू एक्स ग्राम। ये जो गिवन वेट है, ये जो वेट है, ये वेट किसके इक्वल है, इस वेट के इक्वल है ना, 0.11 ग्राम के इक्वल है ये वेट, तो सही है। इस x ग्राम से जो भी CO2 और H2 गैस इवोल्व होनी चाहिए थी वो कितनी हो रही है 0.11 ग्राम, उसने बोला मास में लॉस हो रहा है, तो मतलब कि ये पूरा किसके इक्वल होगा 0.11 ग्राम के इक्वल होगा। बस यहां से आप x कैलकुलेट कर लो, x कितना आ जाएगा 0.3 ग्राम, कितना आ जाएगा 0.3 ग्राम, मतलब कि सोडियम बाइकार्बोनेट का कितना वेट है 0.3 ग्राम आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या हो जाएगा बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए, कितना वेट है 0.3, टोटल वेट सैंपल का 2 इंटू क्या कर दोगे 100 कर दोगे, तो परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा यहां पर 15%, कितना आ जाएगा 15%। हो गया सॉल्व। देखो वापस सॉल्व कर लेते हैं इसको एक बार, वापस देखो हमारे पास क्या गिवन था, हमारे पास एक सैंपल है जिसका वेट है 2 ग्राम, उस सैंपल के अंदर दो मिक्सचर है, एक है सोडियम कार्बोनेट, एक है सोडियम बाइकार्बोनेट। मैं मान लेता हूं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का मेरे पास वेट कितना है x ग्राम है, ठीक है। तब देखो
जब आपने सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया तो क्या बना, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। जो भी सोडियम कार्बोनेट को आपने हीट किया उसमें मास इन लॉस हुआ, वो गैसेस की फॉर्म में हुआ, वो कितना हुआ 0.11 ग्राम हुआ। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जितना भी सोडियम बाइकार्बोनेट होगा उससे 0.11 ग्राम क्या होगा, लॉस हो जाएगा मास के अंदर। वो किसका होगा, गैसेस का होगा। अब देखो इसका वेट कितना है 168 ग्राम, इसके इतने ग्राम से गैसेस इतनी फॉर्म हो रही है, दोनों मिलाकर 62 ग्राम फॉर्म हो रही है। तो इसके 1 ग्राम से कितनी फॉर्म होगी, 62 डिवाइडेड बाई 168। तो इसके x ग्राम से, इसके जो हमारे पास x ग्राम हमने माना है उससे कितना होगा 62 इंटू एक्स डिवाइड बाई 168 ग्राम। ये वेट किसके इक्वल होगा, ये वेट 0.11 ग्राम के इक्वल होगा। ठीक है ना, क्योंकि वेट किसका आ रहा है, इन दोनों का आ रहा है ना, और इन दोनों का वेट कितना लॉस हो रहा है 0.11 ग्राम लॉस हो रहा है। तो ये जो टोटल वेट है वो इसके इक्वल होगा। तो बस इस x को सॉल्व कर लो, x का वेट कितना आ जाएगा 0.3 ग्राम, मतलब कि सोडियम बाइकार्बोनेट का वेट कितना है 0.3 ग्राम है। ठीक है, तो बस परसेंटेज कंपोजिशन हमने कैलकुलेट कर ली बाद में इसकी। तो आई होप ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आया होगा, इसे नोट कीजिए फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो ऐसा करते हैं आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश कर लेते हैं, लेक्चर बहुत ज्यादा लेंदी हो चुका है। अब हम मिलेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, और वहां पर हम इससे आगे मूव करेंगे और मिक्सचर एनालिसिस पे और भी कुछ न्यू न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।